गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बोरॉन फैमिली में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आपको जो एक्सेप्शन आ रहे हैं ना बीच में, यानी रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा सा डेविएट जो हो रहा है, जो चीज़ें डेविएट हो रही है, उनके आपको अलग से हाईलाइट कर देना उन पॉइंट को, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो उन पॉइंट पे आपकी नज़र जाए कि हाँ, यहाँ पर जो थोड़ा सा डेविएशन है यानी एक्सेप्शन है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते जाने हैं, वो नोट्स आपके काफ़ी काम आएंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोरॉन के कुछ कंपाउंड के बारे में और दूसरा एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं, है ना। देखो, पहला जो हमारा हेडिंग होगी वो होगी एनोमैलस प्रॉपर्टी। एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। जब बी लिखा है मैंने, बोरॉन लिखते हैं, बोरॉन, ठीक है भाई। अच्छा, एनोमैलस का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। जैसा मैंने आपको बोला था कि जो किसी फैमिली का फर्स्ट मेंबर है वो बाकी मेंबर से काफी स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। पहला मेंबर, बाकी मेंबर अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। बाकी मेंबर की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन पहले मेंबर की प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होती है। तो जिस फैमिली के बारे में आप पढ़ेंगे वहां पर एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी यहां पर पढ़ेंगे हम बोरॉन के बारे में। तो बोरॉन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकी एलिमेंट से मेल नहीं खाती है, बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 1, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज सो हाई। और मैंने आपको लिखा ही रखा है, ठीक है। दूसरा, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मालूम है ना आपको। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों, डी ऑर्बिटल्स लिखेंगे। और इस डी ऑर्बिटल के न होने की वजह से इसकी कोवैलेंसी कितने तक रहती है? 4 तक रहती है ना। तो इट शोज कोवैलेंसी अबाउट 4, है ना। तो 4 तक इसकी कोवैलेंसी होती है। बट अदर एलिमेंट कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, BEYO, बियॉन्ड, मालूम है ना आपको, क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो जाता है, यहां पर डी ऑर्बिटल इंट्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर। जैसे मैंने आपको बोला था सी नहीं, BOH4 इतना ही तक रहेगा, लेकिन वहां पर जो है ALOH6 तक पहुंच सकता है। ये देखिए, तो यहां पर कोवैलेंसी बढ़ गई, लेकिन यहां पर कोवैलेंसी 4 तक ही रहने वाली है ना। तो ये डिस्कस हो गया था। ये किसकी वजह से है? डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। चौथा, जो बोरॉन है वो किस तरह के कंपाउंड बनाता है? मोस्टली कोवैलेंट, यानी कोवैलेंट ही बनाता है, लेकिन और मेंबर आयनिक भी बनाते हैं और कोवैलेंट भी बनाते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे बोरॉन फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स while others form both covalent as well as आयनिक, है ना। जैसे
एल्यूमिनियम के कंपाउंड है, तो एल्यूमिनियम आयनिक भी बनाता है और कोवैलेंट भी बनाता है। ठीक। पांचवा, इनके ट्राई हैलाइड देखा जाए, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड है बच्चों वो डाइमर फॉर्म, सॉरी वो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम और उससे बाद के जो ट्राई हैलाइड है, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो डाइमर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स ट्राई हैलाइड अवेलेबल इन मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म, वाइल अदर्स जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म डाइमर। आपने पढ़ा होगा ना, डाइमर किस फॉर्म में होता है, Al2Cl6 की फॉर्म में होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है, बाकी अलग से। एक और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर इनके ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, बोरॉन के एज वेल एज बाकी एलिमेंट के, तो जो हाइड्रोलाइसिस होगा ना, उसमें जो आपका हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बनेगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। देखो, बोरॉन ट्राई हैलाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस BOH4 और एक माइनस, दिस इज टेट्राहेड्रल, क्लियर। जबकि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हैलाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स AlH2O6 और 3+, इस तरह का देता है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, तो बस ये किसकी वजह से हो रहा है, डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। यहां पर कोवैलेंसी 4 से ऊपर नहीं जाएगी, यहां पर कोवैलेंसी 6 तक भी जा सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, लेकिन बोरॉन में डी ऑर्बिटल है नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ 6 पॉइंट हैं जो बोरॉन को बाकी मेंबर से अलग करते हैं। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन की हो गई, फटाफट से इन पॉइंट को आप नोट करो। ठीक है, चलिए, क्लियर। कुछ ज्यादा तो है नहीं, बस जो हमने अभी सारी चीजें पढ़ी थी उसका ही ये कंक्लूजन है। तो बच्चों ये हो गया एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन। तो पहला पॉइंट हमारा फिनिश हुआ था। दूसरा, अब बच्चों हम बात करेंगे बोरॉन के कंपाउंड की। तो थोड़ा थोड़ा हमने बोरॉन के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन थोड़ा सा किसी की पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज अगर उस कंपाउंड में है तो वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, और मोस्टली हमारे पास 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड्स हैं। 3 कंपाउंड के बारे में हम यहां पर डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1 बोरैक्स, पहला है बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों Na2B4O7 और यहां होता है 10H2O, Na2B4O7 and 10H2O, क्लियर। दूसरा कंपाउंड हमारे पास है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, क्लियर। तीसरा हमारे पास है डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, क्लियर। तो नोट करो फटाफट। अच्छा, यहां पर बीच में एक कंपाउंड आता है, अलग से उसकी स्टडी है नहीं, बीच में एक कंपाउंड आता है, उसका नाम है बोराजिन। ठीक है, और बोराजिन का फॉर्मूला होता है B3N3
H6। ठीक है, तो ये हमारे पास बोराजीन हो गया। तो ये 4 कंपाउंड बेसिकली होते हैं, ये बीच में कहीं आता है, ये तीनों की हम डिटेल 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नोट कर लिया? चलो अब नेक्स्ट पहले बोरेक्स के बारे में देख लेते हैं, बाकी और चीज के बारे में देखेंगे, है ना। तो चलो फर्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चों, बोरेक्स। बोरेक्स, तो बोरेक्स का फॉर्मूला हमने लिखा Na2B4O7 और 10H2O। एक्चुअल में बच्चों जो बोरेक्स होता है उसका फॉर्मूला कुछ अलग तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो जो बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर BOB इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। देखो है ना, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, है ना, ये देखो, और OH 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 OH। क्लियर? अब देखो यहां पर B के पास 3 बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पर B के पास 4 बॉन्ड है तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां पर भी 4 बॉन्ड है तो 1 माइनस यहां। अब देखो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहे हैं 4B, B4, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, O5, और वाटर OH बॉन्ड, OH कितने हैं? 4 OH हैं। ये एक्चुअल में बोरेक्स का फॉर्मूला होता है 2- दिस इज। तो ये जो है बोरेक्स का एक्चुअल में फॉर्मूला है। तो जनरली ये जो बोरेक्स है ना उसको ऐसे लिखा जाता है B4O5OH का होल 4 और 2-। अब देखो देखिए इस पे 2- है तो इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं Na2, बाहर से 2 Na लगा दो, और इधर देखो क्या होगा B4O5OH का होल 4। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। और बच्चों देखो कितने H2O आ गए यहाँ पर टोटल वाटर हाइड्रोजन कितने हैं? 20 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। तो बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए ये तो कई बार ये पूछा जाता है कि बोरेक्स का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है। लिखते तो हम ये है, लेकिन बच्चों जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 10 मॉलिक्यूल नहीं होगी, कितने होते हैं? 8 मॉलिक्यूल होते हैं। बाकी OH जो है 4 इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास बोरेक्स का फॉर्मूला है वो ये है, इस तरह से। ठीक है, लिखा ये जाता है लेकिन स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा है। क्लियर? ये है हमारे पास बोरेक्स। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, बोरेक्स की फिर हम प्रिपरेशन तो यहां पर देने रखिए, एनसीईआरटी में कोई प्रिपरेशन है नहीं, है ना। सीधे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल इतना पढ़ना है आपको कि इसका नेचर क्या है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, और क्रिस्टलिन है या अमोर्फस है। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलो मैं यहीं पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ये एक तरह का व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड सब्सटेंस होता है। कैसा? व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो नोट करो फटाफट बच्चों। चलो अब आगे बढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ है नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि इसका नेचर किस तरह का है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन। तो बच्चों जो हमारा बोरेक्स है Na2B4O7 प्लस 7H2O, अगर जो है ये इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो बच्चों ये जो है बेसिक होता है
और बेसिक क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनाता है, इसलिए बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। और यहां पर बच्चों हमें मिलेगा H3BO3 बोरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरिक एसिड। क्लियर? तो 7 दूने 14, 4 3 12, 2 14, 2 Na हो गए, 4 B हो गए। यस, ठीक है, 4 3 12, 7 7 14, तो 12। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कोई भी पूछे कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स विल बी बेसिक इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। क्लियर? दूसरा, एक्शन ऑफ हीट। अगर हम इसको गर्म करें तो देखो बच्चों क्या होता है, Na2B4O7 10H2। तो सबसे पहले अगर हम इसको हीट करेंगे तो इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा। तो माइनस इधर लिखेंगे, चलो देखिए, Na2B4O7, क्लियर, और प्लस 10H2, क्लियर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो गया, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो गए। अब हमारे पास बोरेक्स बचा। अब इसको भी अगर हम हीट करें, क्लियर, तो बच्चों ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, NaBO2 2NaBO2 प्लस B2O3। देखो ये हमारे पास होता है सोडियम मेटाबोरेट। और ये क्या है? बोरोन ऑक्साइड। इसको हम जो है बोरॉन एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। सॉरी, बोरोन एनहाइड्राइड नहीं, बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन ऑक्साइड, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक सॉलिड होता है। पहले लिक्विड होता है, धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होके सॉलिड बन जाता है। लेकिन कैसा होता है? ग्लास के जैसा। ग्लास देखा ना आपने? तो मिक्सचर ऑफ दीज टू इज appear as transparent glassy solid bead, BEAD, यहां पर एक वर्ड है बीड। बीड मतलब टुकड़े जैसा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड बीड। और बच्चों इस कंपाउंड को, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बीड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोरेक्स बीड। इसका जो नेचर होता है ट्रांसपेरेंट, ग्लासी और सॉलिड होता है। अब बोरेक्स बीड का यूज क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो बोरेक्स बीड है वो मेटल के डिटेक्शन में काम आता है। और कौन से मेटल? जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है। इट इज यूज्ड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सम मेटल। क्लियर? तो यहीं ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। ये तो आपने नोट कर ही लिया है ना, इसको मिटा दे। तो नेक्स्ट आप लिखिए बोरेक्स बीड इज यूज्ड in qualitative analysis of metals। ठीक है, और कौन कौन से मेटल है? मोस्टली डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, जैसे हो गया बच्चों हमारे पास कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, निकल एटसेट्रा। क्लियर? तो इनके साथ जब हम इसको फ्लेम में रखेंगे, बोरेक्स बीड उठाई, एटम उठाया, सॉरी ये हमारा एलिमेंट उठाया, तो एक खास तरह का कलर प्रोड्यूस होता है। उसी कलर से हमें बताएंगे कि कौन सा हमारे पास मेटल है। तो हर मेटल का बोरेक्स बीड के साथ एक स्पेसिफिक कलर आता है,
और उसी कलर से पता चलता है कि ये उस तरह वो मेटल है। क्लियर? अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हम कोबाल्ट के साथ बोरेक्स बीड टेस्ट करें तो CaO हम क्या लेंगे बच्चों, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस B2O3, ठीक है। तो यहां मिल जाएगा हमें BO2 का होल ट्वाइस, दिस इज कोबाल्ट ऑक्साइड, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड, और ये हमारे पास आ गया बच्चों कोबाल्ट मेटाबोरेट, और कोबाल्ट मेटाबोरेट है, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। तो कोबाल्ट ब्लू कलर देता है बोरेक्स बीट के साथ, तो पता चल जाता है। अच्छा, निकल के साथ करें, देखो निकल ऑक्साइड प्लस B2O3 है ना, तो ये आ जाता है हमारे पास निकल BO2 है ना, और होल ट्वाइस दिस इज निकल मेटाबोरेट, और ये होता है बच्चों ब्राउन कलर का। तो ब्राउन किसके साथ, निकल के। तो हर किसी मेटल का ऑक्साइड बोरेक्स बीड में एक स्पेसिफिक कलर देगा जिससे हम उसकी पहचान कर लेंगे, है ना। इसी तरह बच्चों अगर मैं मैग्नीज की बात करूं Mn, तो Mn जो है पिंक वायलेट कलर देगा, ठीक है। तो Mn पिंक वायलेट, कोबाल्ट ब्लू, निकल ब्राउन। क्लियर? तो बोरेक्स बीड का यूज हम इस तरह मेटल के डिटेक्शन में करते हैं। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मेटल है जो बोरेक्स बीड से डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम और लेड, कई बार आ जाता है एक क्वेश्चन, एल्यूमिनियम और लेड। एल्यूमिनियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है नहीं, तो एल्यूमिनियम जो है बोरेक्स बीड के साथ कोई भी कलर नहीं देगा। उसी तरह लेड जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तो है नहीं, है ना। तो लेड और एल्यूमिनियम दोनों बोरेक्स बीड के साथ टेस्ट नहीं, जानबूझ के कई बार इनको ले आते हैं। क्लियर हो गया? तो नोट करो फटाफट जरा। तो बोरेक्स बीड टेस्ट भी आपको समझ में आ गया है ना। चलो, तो अच्छी बात है, बोरेक्स बीड हो गया हमारे पास। तो अब बच्चों बोरेक्स में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, क्या करेंगे। तो बोरेक्स हो गया पूरा, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ना है पहले, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो भी ध्यान में रखना है। वैसे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से बाहर ये नहीं पूछता है। क्लियर? कभी मैं अगर नीट की तैयारी कराऊंगा तो फिर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा और बताऊंगा, फिलहाल तो आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। एक कंपाउंड हो गया हमारे पास बोरेक्स, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है बच्चों बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H3BO3, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस, बात एक ही है। अच्छा, बोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, दोनों नामों से यह जाना जाता है। तो नाम और फॉर्मूला पहले आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले प्रिपरेशन की, इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, नंबर 1 बोरेक्स से और बोरॉन के कंपाउंड, तो बोरॉन के कंपाउंड से हम बनाएंगे, पहले बोरेक्स से बनाते हैं। इसे देखो, Na2B4O7 का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 2HCl प्लस लगभग 5, हाँ 5, बाद में बैलेंस कर लेंगे 5H2O। तो क्या बनेगा बच्चों, 2NaCl बनेगा और 4H3BO3 बैलेंस हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, 12, 2Na, ठीक है। 4B, 4 3 12, 10, 5 और 7 12, ठीक है। तो ये हमारा बोरिक एसिड हो गया, बोरिक
एसिड। क्लियर? तो एक तो हमने बोरेक्स से बनाया, दूसरा किससे बनाएंगे? देखो दूसरा बनाएंगे हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक, तो देख क्या होगा बच्चों, H3BO3 बना लो पहले, ठीक है। अच्छा, और 3HCl निकाल दो, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे? 3H2 है ना, तो 3H यहाँ चले गए, 6H हो गए, तीनों यस हो गया, तो ये भी बोरिक एसिड हमें मिल गया। तीसरा B2H6 डाइबोरेन का हाइड्रोलाइसिस, H2O है ना। तो देखो बच्चों यहां पर वही कहानी, H3BO3 और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, 6 हो गए, प्लस H2 गैस निकलती है यहाँ पर, तो कितने? 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो 12, 6 18, 3 दूनी 6 और 12, यस, ये भी हमारा H3BO3 बन गया, है ना। तो ये 3 मेथड है जिससे हम बोरिक एसिड को बना सकते हैं। एक तो आपने बोरेक्स से बनाया, हाइड्रोलाइसिस ही करना है, याद रखना है ना हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि आपको O चाहिए, ठीक है, और H चाहिए, तो हाइड्रोलाइसिस ही करना पड़ेगा, वहीं से OH आ सकता है। तो यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस, इसका भी हाइड्रोलाइसिस, इसका भी हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? नोट करो फटाफट। अच्छा, इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो बोरेक्स की तरह ये भी व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है। सॉलिड लिखेंगे, पाउडर तो लिखेंगे, इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है भाई। अच्छा, इतना ही देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, है ना। चलो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इतना हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है इसके एसिडिक नेचर पर। एसिडिक नेचर देखो कई बार पूछा जाता है। पहले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, एसिडिक नेचर बाद में। हाँ, स्ट्रक्चर है ना, ज्यादा अच्छा है, पहले स्ट्रक्चर देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो बच्चों स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो हमारे पास बोरिक एसिड है उसमें BO3 यूनिट, जो BO3 यूनिट होती है वो आपस में कनेक्ट होती है, और BO3 यूनिट का जो नेचर होता है वो प्लैनर होता है, यानी प्लैनर ट्रायंगुलर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वेरियस BO3 यूनिट विच आर प्लैनर आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ध्यान रखना आपने बच्चों, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होती है बहुत सारी BO3 यूनिट, ठीक है। और ये जो हमारा बोरिक एसिड है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है, लेयर्ड फॉर्म बनाता है। अब देखो कैसे, तो एक हमने यहां पर BO3 बनाया, 1 2 3, देखो ट्रायंगुलर प्लैनर, तो 1 O 2 O और 3 O, ठीक है। अब इसके साथ हमने बनाना है, ये देखिए, है ना, देखिए मैं कैसे बना रहा हूं आपको। तो ये मैंने एक H3BO3 बना दिया, H देखो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, और BO3, तो ये एक बोरिक एसिड यूनिट होगी। अब इसको हमने दूसरी बोरिक एसिड यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होंगे बच्चों? डॉट लाइन में, ठीक है। देखो कैसे कनेक्ट करता हूं आपको, तो देखिए यहां पर आएगा O B O, ये तरीके से करना है इसको, है ना, इस तरह से देखो आ रहा है, ये देखिए, है ना। तो अब ये दूसरी यूनिट मैंने लिख दी, देखो HHHBOOO, तो H3BO3, ठीक है। तो इस तरह से आपस में बहुत सारी यूनिट कनेक्ट हो जाती है,
और वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो दिस इज 1 यूनिट ऑफ बोरिक एसिड H3BO3, दिस इज अनदर यूनिट ऑफ बोरिक एसिड, ये वाली देखो इस तरह से, है ना। तो इस तरह कई सारी यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। तो ये क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसा आपने ग्रेफाइट में देखा है ना, वैसा ही सेम टू सेम लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने लिखा है BO3 यूनिट, तो एक्चुअल में कौन सी यूनिट है? BOO। ये देखो, ये प्लेनर ट्रायंगुलर है, यानी लगभग यहां पर 120 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होती है, तब जाके एक पूरा बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? तो आपको इस तरह से बनाना है, समझ में बात आ गई? तो ये इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, बाकी कनेक्ट कर देना आप आपस में, 2 यूनिट काफी है मेरे हिसाब से। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक नेचर। अच्छा, कई बच्चे ये समझते हैं कि जो बोरिक एसिड है उसमें 3 OH हमें दिख रहे हैं, तो ये ट्राई बेसिक एसिड होना चाहिए, और इस पर कई बार क्वेश्चन भी आता है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, गलत कर देते हैं, है ना। तो देखो, आज इस कंफ्यूजन को दूरी कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एसिडिक नेचर। ठीक है भाई, एक बात आप याद रख लो कि ऑर्थोबोरिक एसिड में 3 OH आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, इट इज मोनोबेसिक एसिड, इट इज मोनोबेसिक एसिड। क्लियर? अच्छा, आपने एसिड के बारे में पढ़ा होगा, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा है ना। लेकिन बच्चों, जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड H आयन प्रोड्यूस करने की वजह से नहीं है, ये ध्यान रखना। इट इज, देखो, इट इज लीविस एसिड, ये एक लीविस एसिड है। और लीविस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखो, इसका एसिडिटी, इसका एसिडिक बिहेवियर हम कैसे शो करते हैं। देखो, तो जो हमारे पास BOH3 है, वो क्या करेगा बच्चों, एक OH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा, माइनस और H+। देखिए, ये जो है OH को एक्सेप्ट करता है, तब जाके ये लीविस एसिड है, न कि प्रोटॉन डोनेशन करने वाला एसिड। ध्यान रखें, है ना, क्योंकि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जैसे HCl है, लेकिन ये H+ डोनेट नहीं कर रहा है, बल्कि OH को एक्सेप्ट कर रहा है, तब जाके H+ अलग हो रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइस प्लस 2H2, ऐसे लिख सकते हैं, और अगेन BOH का होल 4 1 माइनस प्लस H3O प्लस, ऐसा हाइड्रोनियम आयन जनरेशन। तो ये H3O आयन नहीं दे रहा है, बल्कि वाटर से OH आयन ले रहा है, और अपने आप ही जो है H3O आयन निकल रहा है। तो इस तरह का ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो एक OH आयन ये ले रहा है, तो एक H आयन जो है अपना आप ही निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो याद रखिए, इस पर कई सारे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि ये किस तरह का एसिड है। भले 3 OH दिख रहे हैं, लेकिन ये ट्राई बेसिक एसिड ना होके मोनोबेसिक एसिड है। क्लियर? नोट करो फटाफट जरा। चलो, अब लास्ट दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, है ना, अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, यहां पर हमने लिखा H3BO3 और इसको हमने हीट किया,
तो जब किसी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो धीरे धीरे उससे क्या निकलने लगता है, वाटर निकलने लगता है। तो बच्चों इससे अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बचेगा, HbO2, मेटाबोरेट, मेटाबोरेट। और दोबारा से मेटाबोरेट को हीट करो तो अब इसके 2 मॉलिक्यूल हमें यूज करने पड़ेंगे, तो दोबारा से वाटर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर B2O3 बचेगा, अगेन बोरॉन ऑक्साइड बनेगा, है ना। या इसको हम लिखेंगे बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। तो बस, तो हीट करेंगे तो वाटर निकलता जाएगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, बोरॉन ट्राइऑक्साइड मिलेगा। क्लियर बच्चों, ठीक, नोट करो फटाफट। तो केवल हमें यहां पर 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसका एसिडिक नेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और केवल 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है बस, ठीक है। नोट करो जरा फटाफट से। तो अब नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा डाइबोरेन। क्लियर।